विनिमय। मुद्रा के जन्म से पहले या मुद्रा के आने से पहले विनिमय यानी कि ट्रांजैक्शन कैसे किए जाते थे। विनिमय का अर्थ हुआ कि वस्तुओं का लेन देन हम कैसे करते थे। तो प्राचीन काल में भी अर्थव्यवस्था चाहे छोटे स्तर पे ही सही लेकिन हुआ करती थी, और अर्थव्यवस्था का विकास मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले जो विनिमय हुआ करता था वह वस्तु विनिमय हुआ करता था, यानी कि बार्टर सिस्टम, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना या देना। ठीक है, तो अब हम जैसा कि अभी हमने एक स्टोरी देखी बच्चों, उस स्टोरी में भी हमने ये देखा कि ट्रांजैक्शंस जो हो रहे थे वो वस्तुओं के बदले वस्तुओं के साथ हो रहे थे। जैसे उस कहानी में एक किसना नाम का फार्मर था और दूसरी तरफ मनोज नाम का एक मोची या कॉबलर था। तो मोची को जब भी, या मनोज जो कॉबलर था, उसको जब भी सब्जियों की आवश्यकता होती थी वह अपने द्वारा बनी हुई चप्पल को लेके मनोज के पास किसान के पास जाता था और किसान को वह चप्पल देकर उसके बदले में सब्जी ले लेता था। अब धीरे धीरे उसको ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत हुई, वह किसना के पास गया और उसने उसको एक चप्पल और देनी चाहिए, एक पेयर स्लीपर्स का, लेकिन अब किसना ने मना कर दिया कि अब उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर समय चप्पल जो है वो ड्यूरेबल है, वो लंबे समय तक चलेगी। तो ऐसे में मनोज उस किसना से अपना सामान नहीं ले पाया, तो विनिमय नहीं हो पाया। अब दूसरी स्थिति में उसको हेयर कट की ज़रूरत थी, तो वो हेयर कट करने के लिए कहाँ गया, बार्बर के पास गया। तो बार्बर ने जो हेयर कट की जो वैल्यू थी वो उसकी चप्पल की वैल्यू से कम थी। तो अब ऐसी स्थिति में वो उस चप्पल को पेयर ही देगा, ऐसा तो नहीं है कि वो एक सिंगल चप्पल उसको दे देगा, ठीक है, और हेयर कट करा के आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उसका विनिमय नहीं हो पाया। तीसरी स्थिति में उसने क्या देखा कि उसको दूध चाहिए, वो दूध लेने के लिए मिल्कमैन के पास गया। तो वहाँ भी यही हुआ कि एक पेयर स्लीपर्स के बदले मिलने वाले दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तब भी उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूध लेके वो करेगा क्या, जो दूध है वो पेरिशेबल गुड है, यानी कि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, वो उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में भी उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम बच्चों विनिमय के दो माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे, और वह दो माध्यम हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली मुद्रा के जन्म के बाद आई, तो और मुद्रा का जन्म तो काफ़ी बाद में हुआ। तो उससे पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। यानी कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास सेब है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है। अब इन दोनों को आपस में विनिमय या ट्रांजैक्शन करना है। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास सेब है उसे चावल की आवश्यकता होनी चाहिए, और जिसके पास चावल है उसे सेब की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में विनिमय या ट्रांजैक्शन संभव हो पाता है। तो क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जब हुआ करती थी तो बहुत सारी समस्याएं आती थी सामने, जिन समस्याओं के कारण यह सोचा गया कि इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। तो हमें कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए था जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शंस आसानी से हो सकें, और वही मीडियम जो था वो मुद्रा के रूप में आया। ठीक है, लेकिन वो समस्याएं क्या थीं जो हमें वस्तु विनिमय में देखनी पड़ती थी, उनकी चर्चा हम पहले करेंगे। सबसे पहली समस्या आती थी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। अब यह आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन करना चाहता है उसके पास जो सामान है जो वो देना चाह रहा है सामने वाले को, ठीक है, यानी कि मान लो एक व्यक्ति ए है, ठीक है, उस ए व्यक्ति को अगर ज़रूरत है सब्जियों की, ठीक है, और उसके पास चावल है, वो चावल दे के सब्जी लेना चाहता है, ठीक है, तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस व्यक्ति के पास चावल होंगे और उसको सब्जियों की आवश्यकता होगी। माना एक व्यक्ति ए है जिसके पास चावल है
और उसे सब्जियों की आवश्यकता है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति बी है जिसके पास सब्जियां हैं और उसे चावल की आवश्यकता है। उसी स्थिति में इन दोनों व्यक्तियों यानी कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी के बीच ट्रांजैक्शन संभव हो पाएगा। इसी सिचुएशन को हम आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। यह समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है, और हमारे पास जो वस्तु है वही वस्तु लेने के लिए सामने वाला तैयार हो जाए, ठीक है, और उसके पास जो वस्तु है वो मुझे चाहिए, ये ठीक है, मैं उससे ले सकती हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति को भी वही वस्तु चाहिए हो जो मेरे पास पहले से उपलब्ध हो। तो ऐसी स्थिति में विनिमय जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक है। दूसरी समस्या हम लोग के आगे आती थी मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, यानी कि किस आधार पर हम ट्रांजैक्शन करें या मूल्य का जो मापक है मापे कैसे कि किस आधार पर हम विनिमय करेंगे। मान लीजिए कि 1 किलो चीनी या 1 सेर चीनी के बदले कितना घी मिलेगा, है ना, या फिर 1 किलो प्याज के बदले कितना आलू मिलेगा। तो ये जो मेजरमेंट की जो यूनिट थी उसका अभाव था, जिस वजह से ट्रांजैक्शन में बहुत दिक्कत आती थी। तीसरी समस्या थी मूल्य संचय का अभाव, यानी कि तीसरा समस्या है मूल्य संचय का अभाव, अर्थात हम मूल्य को संचित करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, यानी कि शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, उन्हें हमें तुरंत ही बेचना होता है। तो इस तरीके से उन वस्तुओं की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पाते थे, जिस वजह से जिन व्यक्तियों के पास पेरिशेबल गुड्स होती थी उन्हें कम मूल्य पर भी अपनी वस्तुओं के ट्रांजैक्शंस करने पड़ते थे, तो ऐसे में उनको हानि होती थी। अगली समस्या जो हमें देखनी पड़ती है वह है सह विभाजन का अभाव, यानी कि कभी कभी हमारे पास ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जिन वस्तुओं को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने स्टोरी में भी देखा ना बच्चों कि उस मनोज नाम के कॉबलर के पास जो चप्पल थी वो चप्पल का एक पेयर था, तो वो उस चप्पल को ऐसे तो नहीं दे सकता था ना कि अगर उसकी वैल्यू चप्पल की वैल्यू ज़्यादा है तो किसी को वो एक सिंगल चप्पल दे दे या सिंगल स्लीपर दे दे, ऐसा ट्रांजैक्शन वो नहीं कर पाता था, जिस वजह से ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आती थी। ऐसे ही मान लीजिए किसी के पास एक गाय है या एक बकरी है, उसके बदले उसको ट्रांजैक्शन करना है, उसके बदले मान लो उसको अपना राशन का सारा सामान लेना है एक बकरी के बदले, तो वो क्या करेगा, किसी को बकरी की टांग, किसी को बकरी की दूसरी टांग या किसी को बॉडी ऐसा काट के नहीं दे सकता है। और ऐसे में उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी जिसके पास उस बकरी की वैल्यू के बराबर सारा सामान हो और वह सामान उस व्यक्ति की आवश्यकता में भी हो, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। अगली समस्या जो आती थी वह है भविष्य के भुगतान की कठिनाई, यानी कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को उधार लेना होता था, तो अगर किसी ने किसी से एक गाय उधार में ली, ठीक है, कि मुझे आपसे गाय मैंने 2 साल के लिए मैं आपसे उधार में लेता हूँ, तो उस 2 साल के बाद जब वो उस गाय को लौटाता था तो उस 2 साल के क्रम में वो उसने उस गाय के द्वारा दिए जाने वाले दूध का इस्तेमाल किया, ठीक है, उस गाय के जो काउ डंग था उसका उसने इस्तेमाल किया ईंधन के रूप में, तो उससे तो उसको और एक्स्ट्रा इनकम हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो उधार लेता था वह प्रॉफिट में रहता था और जो उधार देता था वह नुकसान में रहता था। तो ये एक समस्या भी प्रायः देखने को आती थी। अगली समस्या जो आती थी वह है मूल्य हस्तांतरण की समस्या, यानी कि मूल्य को ट्रांसफ़र कैसे किया जाए। जैसे कि अगर मुझे एक स्थान को छोड़कर दूसरी स्थान पर जाना है, ठीक है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन है और मैं उस ज़मीन को बेच के दूसरी जगह जाना चाहती हूँ, तो उस ज़मीन के बदले मैं कितनी वस्तुओं को लूँगी सामने वाले से और उन वस्तुओं को मैं दूसरी जगह लेके जाऊँगी। तो इस तरह की जो समस्याएं आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, उसने जितने भी
लोग थे उनको चिंतन करने के लिए विवश किया। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके इस्तेमाल से हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकें या छुटकारा पा सकें। तो धीरे धीरे इसके मुद्रा के इतिहास को भी हम जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ क्या हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा आई। यह मुद्रा भी जो बच्चों हम आज के टाइम में जो मनी देखते हैं, ठीक है, पेपर करेंसी देखते हो आप, नोट्स देखते हो, कॉइन्स देखते हो, उसके अलावा एटीएम्स हैं, अब तो आप बैंक से आप ट्रांजैक्शन चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से करते हो, अब तो कैशलेस इकॉनमी आ गई है, ठीक है। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं था। जब मुद्रा का जन्म हुआ था उस समय सोचा गया था कि किसी एक वस्तु को, क्योंकि तब तो दिमाग में यही बात थी कि वस्तु के बदले ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस समय सोचा गया कि क्यों ना किसी एक वस्तु को या दो वस्तु को हम मुद्रा के रूप में मान लें, यानी कि वस्तु को ही हम मुद्रा का स्वरूप दे दें। तो ऐसे में क्या होता था, कभी गाय को ही मान लिया जाता था मुद्रा, बकरी को माना गया, कभी कभी खाल को, किसी विशेष जानवर की खाल को मुद्रा का रूप दे दिया गया। कौड़ी, है ना, कहावत भी सुनी होगी आपने, कहा जाता है ना, तेरे को मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये कौड़ी शब्द कहाँ से आया, इसका मतलब ये कौड़ी कहीं ना कहीं प्राचीन काल में मुद्रा का स्वरूप रखती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे आपकी धातुएं आई, ठीक है, धातुओं के बाद फिर सिक्के आए, और धीरे धीरे अब आज के समय में हम जो मुद्रा देखते हैं वह हमारे सामने आई। तो फिर मौद्रिक विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। इस विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो किसी को सेब की आवश्यकता है तो उसको उसके बदले में गेहूं, चावल, दाल, आटा ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि मुद्रा आ चुकी है, वह उसके बदले में किस मूल्य का वह सेब है, ठीक है, 1 किलो सेब किस मूल्य में आता है, उतना मूल्य चुकाकर वह व्यक्ति वह सेब को ले लेता है। तो मुद्रा, यहाँ लिखा है मनी, मनी के बदले ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ देशों की मुद्राओं की बात की है। जैसे भारत की जो मुद्रा है उसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान की मुद्रा को भी रुपया के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में टका चलता है, अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पौंड, रूस में या रशिया में रूबल, ईरान में रियाल, इराक में दिनार। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि विभिन्न देशों में चलने वाली मुद्राएं जो हैं उनके नाम अलग अलग हैं। तो हर देश ने अपने अनुसार मुद्रा को एक नाम दिया, ठीक है, और उसके अनुसार उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजैक्शन शुरू किए और वस्तु विनिमय प्रणाली का रूप बदलकर मौद्रिक विनिमय प्रणाली में परिवर्तित हो गया। मुद्रा के जन्म के बाद आई मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। जैसे एक तरफ सेब है और दूसरी तरफ मुद्रा है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। अब विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती हैं। जैसे भारत में रुपया, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से R और उसको क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, लेकिन विभिन्न देशों की मुद्राओं को हम देखते हैं। जैसे भारत की वैधानिक मुद्रा है रुपया, जिसका सिंबल ये है, अर्थात र को कट करके बनाया गया है। पाकिस्तान की भी मुद्रा को हम रुपया के नाम से ही जानते हैं, परंतु उसका सिंबल अवेलेबल नहीं है और उसे हम भारत की करेंसी रुपया का जो ये सिंबल है उससे डिनोट नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप बच्चों। ऐसा सिंबल केवल भारतीय करेंसी का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की करेंसी को हम टका के नाम से जानते हैं और उसका सिंबल ये है। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, जिसे
जिसका सिंबल है एस और उसको बीच में से काटा गया है। अमेरिका के अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की करेंसी डॉलर ही है, जैसे कि सिंगापुर है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है इत्यादि। इंग्लैंड की करेंसी को पाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल होता है इस तरीके का। रूस या रशिया की करेंसी को रूबल के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल है ये। ईरान की करेंसी रियाल है और इराक की करेंसी दिनार है, और इन दोनों करेंसीज के जो सिंबल्स हैं वो उर्दू लैंग्वेज में हैं, ठीक है। तो विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती हैं।